Next scenario is a 25-year-old male is brought to the ER with a history of RTA. His pulse is tachycardic है वो, ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका कम है, ऑन एग्जामिनेशन ट्रेकिया इज सेंट्रल, यानी कोई ट्रेकियल शिफ्ट नहीं है, ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट हैं राइट साइड पर विद डलनेस ऑन परकशन। सो डलनेस की वजूहात दो ही होती हैं, या तो प्लूरल इफ्यूजन होगी या हीमोथोरेक्स होगी। हीमोथोरेक्स के साथ बेसिकली हाइपोटेंशन और ये टेकेकार्डिया यानी शॉक वाली पिक्चर होती है। सो वी विल गो फॉर राइट साइडेड मैसिव हीमोथोरेक्स। मैनेज आप कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें एक और उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ थोरेकोटमी इन दिस पेशेंट, कि चेस्ट ओपन करने की क्या इस पेशेंट के अंदर इंडिकेशन होगी कि आपको चेस्ट खोलनी पड़े, इतना उसमें कुछ सवियर हो, तो वो आप तब खोलेंगे जब आपने, क्योंकि ट्रीटमेंट इसकी भी वही है, आपने चेस्ट ट्यूब डाल के ब्लड को ड्रेन करना है। अगर चेस्ट ट्यूब डालने के बाद वो जो ब्लड आ रहा है वो मोर देन 1500 ml है, तब आपको थोरेकोटमी करनी पड़ेगी और ब्लीडिंग को फ्रॉम द लेवल ऑफ ओरिजिन रोकना पड़ेगा। या चेस्ट ट्यूब की आउटपुट अगर 200 ml पर आवर ब्लड से ज़्यादा है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ याद रख लें, और क्लॉटेड ब्लड आ रहा है जो कि इवन स्ट्रेप्टोकाइनेस मेडिकली उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तब भी आप थोरेकोटमी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी कार्डियक टेम्पोनेट पर। कार्डियक टेम्पोनेट इज़ बेसिकली कि क्या होता है, आपके जो पेरिकार्डियम होती है ना, आपका वो इतनी स्टिफ हो जाती है कि पेरिकार्डाइटिस हो जाता है कि आपका हार्ट जो है, बेसिकली कार्डियक टेम्पोनेट हम इसको इसलिए कहते हैं कि हार्ट को जगह नहीं मिलती कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इस वजह से हार्ट इज़ अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट और पेशेंट जो है वो चेस्ट सिम्टम्स के साथ आएगा। उसके साथ उसको होगी, इसमें बैकस्ट्राइड होता है, इसमें हिस्ट्री ऑफ चेस्ट ट्रॉमा होती है। बैकस्ट्राइड होता है, उसमें 3 चीज़ें हैं, मफल्ड हार्ट साउंड्स सुनाई देंगी, यानी हार्ट साउंड्स प्रॉपर नहीं होंगी बिकॉज हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, जेवीपी रेज्ड होगा और हाइपोटेंसिव पेशेंट होगा। 24-year-old मैन, ये बहुत टिपिकल इसका ये ट्राइएड है और यही सिनेरियो में दिया होता है। अब उसको पेनिट्रेटिंग वूंड है इंटीरियर चेस्ट वॉल पर, ऑल्टरकेशन हुई है, ऑन एग्जामिनेशन ही इज फाउंड टू हैव 2 cm पेनिट्रेटिंग वूंड ऑन द इंटीरियर चेस्ट वॉल इन द रीजन ऑफ 5th इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड क्लैविकुलर लाइन। उसको वूंड है, ही हैज़ टेकिकार्डिया, पल्स उसकी ज़्यादा है और बीपी उसका कम है, रेज जेवीपी है और मफल्ड हार्ट साउंड है। अगर सिर्फ इतना होता, मफल्ड हार्ट साउंड ना होती, तो फिर हम हीमोथोरेक्स का सोचते, बट हीमोथोरेक्स के अंदर पेनिट्रेटिंग वूंड नहीं होता, यानी ओपन वूंड नहीं होता। हीमोथोरेक्स के अंदर जो है वैसे ही अंदर ब्लीडिंग चल रही होती है, ओपन वूंड हो भी सकता है बट साथ में मफल्ड हार्ट साउंड नहीं मिलती क्योंकि उसका हार्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो यहाँ पर इसलिए हम लोग जाएंगे कार्डियक टेम्पोनेट के ऊपर। मैनेजमेंट प्लान क्या है, इन्वेस्टिगेशंस में आपने फास्ट स्कैन कराना है, फाइन फास्ट स्कैन होता है फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी, एक्सरे चेस्ट कराना है और एको करानी है क्योंकि इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व है। उसके बाद ये जी पेरिकार्डियो ट्रीटमेंट इसकी क्या है, क्योंकि मैंने बताया मसला पेरिकार्डियम के अंदर होता है, तो हम पेरिकार्डियो सेंटेसिस करते हैं, या तो पेरिकार्डियम जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड भर जाए तब भी कार्डियक टेम्पोनाड हो जाता है, पेरिकार्डाइटिस हो जाए इतना सवियर तब भी हो सकता है, तो आपने पेरिकार्डियो सेंटेसिस करनी है। उसके अलावा एमरजेंसी थोरेकोटमी यानी एमरजेंसी चेस्ट ओपन करनी पड़ सकती है, जिसमें आप उस ब्लड को जो है, अगर आपके पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ब्लड फिल हुआ है तो उसको भी आपने फिर निकालना होगा, और फ्लूइड रिससिटेशन करनी है क्योंकि पेशेंट जो है वो ब्लड हेमरेजिंग की वजह से शॉक में जा रहा हो सकता है। सो दीज वर द मैनेजमेंट प्लान। A young male suffered a stab wound in the front of left side of chest, वो इमरजेंसी में आया है, शॉक की हालत में है, नेक वेन्स इंगॉर्ज्ड हैं, हार्ट साउंड्स मफल्ड हैं, ठीक है। तो दो ही चीज़ें आपने सोचनी है, शॉक की हालत है, साथ में हार्ट नेक वेन्स इंगॉर्ज्ड हैं, या तो हीमोथोरेक्स होगा या कार्डियक टेम्पोनेट होगा। चूँकि हम मफल्ड हार्ट साउंड्स आ रही हैं तो हम यहाँ कार्डियक टेम्पोनेट पे जाएंगे अगेन। और मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, इसके अलावा साथ में टेंशन न्यूमोथोरिक्स भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी नेक वेन्स इंगॉर्ज्ड होती हैं, उसमें भी वूंड हो सकता है, और ब्रेथ साउंड्स जो हैं वो उसमें फेड होती हैं, यहाँ पर ब्रेथ साउंड्स प्रेजेंट होती हैं। हाउ वुड यू कन्फर्म योर डायग्नोसिस, वही इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे फ्लाइल चेस्ट। फ्लाइल चेस्ट का ना एक क्राइटेरिया होता है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, आपकी 2 से 3 कंसेक्यूटिव रिब्स के अंदर जो है फ्रैक्चर हो जाए ना, तो उसके नतीजे में जो आपकी चेस्ट मूवमेंट्स होती है ना, जो कंडीशन रिजल्ट करती है, दैट इज नोन एज फ्लाइल चेस्ट, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ चेस्ट ट्रॉमा, ऑब्वियसली चेस्ट ट्रॉमा होगा तो फ्रैक्चर होगा, साथ में डिस्निया और चेस्ट पेन होगी। सेगमेंट ऑफ चेस्ट वॉल मूव्स इनवर्ड और ऑपोजिट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, लाइक इसके अंदर पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग होती है, वही जो मैंने पहले भी आपको बताई है कि जब चेस्ट आउटवर्ड मूव करी है तो जो सेगमेंट है जिस पे इंजरी हुई है वो इनवर्ड मूव करेगा और उसकी मूवमेंट बिल्कुल ऑपोजिट होगी फ्रॉम आवर रेस्ट ऑफ द लंग मूवमेंट। उसके बाद जी पेशेंट सिनेरियो है, पेशेंट इज हिट बाय अ बैम्बू एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ थोरेसिक केज मूव ऑपोजिट टू द रेस्ट ऑफ थोरेक्स। पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग इसका टिपिकल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपने इनिशियल मैनेजमेंट स्टेप्स बतानी है, आपने उसका डिस्निया ट्रीट करना है, उसको एनाल्जीसिया देना है, पेन देनी है और फिजियोथेरेपी करनी है, उसके साथ साथ उसकी जो भी सर्जिकल मैनेजमेंट है वो करनी है, वो आगे उन्होंने बताई हुई है। इन्वेस्टिगेशंस सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है, और उसके साथ आपने कराना है जी एक चेस्ट एक्सरे। ये है कि अगर ऐसे पेशेंट्स को बहुत सवियर हो जाता है या वो इनिशियल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमें उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है और इलेक्टिव मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी पड़ेगी।
ठीक है, तो ये इंडिकेशंस उसकी हैं। उसके बाद है जो 20 ईयर ओल्ड मैन वो इमरजेंसी में आए हैं आरटीए के बाद, हाइपोटेंसिव है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर है। इसमें अभी तक जो सिनेरियो हमने पढ़ा इसमें टेंशन न्यूमोथोरिक्स भी हो सकता है, हीमोथोरिक्स भी हो सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट रिवील्स द फ्लाइल सेगमेंट, तो फ्लाइल सेगमेंट जब है तो फ्लाइल चेस्ट है ऑब्वियसली, उन्होंने कहा है फ्लाइल चेस्ट क्या होती है, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई। दिस कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दिस कंडीशन यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम ब्लंट ट्रॉमा, ये टिपिकल इसकी फीचर है विद मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स और 3 और मोर रिब्स फ्रैक्चर्ड एट 2 और मोर प्लेसेस, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जगहों के ऊपर 3 या इससे ज़्यादा रिब्स फ्रैक्चर हों तो फिर हम उस फ्लाइल चेस्ट कहते हैं। वाई ही इज़ इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि जिस जगह उसकी फ्लाइल चेस्ट है वहाँ पर चेस्ट मूवमेंट ऑपोजिट हो गई हैं, कम हो गई हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है उसको और ऑक्सीजन कम आ रही है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, तो वही हम लोगों ने जो पहले पढ़ लिया है। उसके बाद है 25 ईयर ओल्ड मेल वॉज ब्रॉट टू सर्जिकल एमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर मोटर व्हीकल क्लैश, पल्स उसकी 96 नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम है, रेस्पिरेटरी रेट 28 per minute, he is developing cyanosis, there is a large bruise on the left chest and abnormal chest wall movement with respiration, x-ray shows multiple rib fractures but no pneumothorax, so that is again flat chest. देन वी हैव चेस्ट इंटूबेशन, इसके स्टेप्स वही जो पहले हमने चेस्ट इंटूबेशन इतने सारे न्यूमोथोरिक्स में हीमोथोरिक्स में जो हमारी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ऑस्पी के अंदर भी पूछ सकते हैं। सो सिनेरियो के अंदर उन्हें वही पूछा हुआ है कि एक बंदा है उसको हीमोन्यूमोथोरिक्स हुआ हुआ है, आपने उसको चेस्ट ट्यूब डालनी है, व्हाट वुड बी द स्टेप्स दैट यू विल यूज टू प्रोसीड। सो आफ्टर अप्लाइंग एंटीसेप्टिक्स, आपने उसके चेस्ट हम ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में देते हैं तो आपने वहाँ उसको लोकल एनेस्थीसिया देना है, एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है और इंसीजन देना है इन द ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, जिसकी बाउंड्रीज जिसकी लोकेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो करने के बाद आपने इंटरकोस्टल मसल्स और पैराइटल पूरा को डाइसेक्ट करना है, और कैसे डाइसेक्ट करें, जस्ट अबव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब, ऊपर वाले रिब के लोअर बॉर्डर को नहीं जाना, वहाँ पर न्यूरोवास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। फिर चेस्ट ड्रेन इज इंसर्टेड इन द प्लूरल कैविटी, वो जो ट्यूब होगी, वो जो ड्रेन होगा चेस्ट ड्रेन चेस्ट ट्यूब का, वो आपने डालना है प्लूरल कैविटी के अंदर और वहाँ पर उसको सूचर से सिक्योर कर देना ताकि वो मूव ना करे। डिस्टल एंड ऑफ चेस्ट ड्रेन इज अटैच टू अंडर वाटर सील बॉटल, उसको नीचे एक वाटर की सील्ड बॉटल के अंदर डालना है, जब एयर निकलेगी तो उस वाटर में बबल्स प्रोड्यूस होंगे, आपको पता चल जाएगा हमने सही जगह पर डाला है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे इज मैंडेटरी टू सी लोकेशन ऑफ चेस्ट ट्यूब इन थोरेसिक कैविटी, चेस्ट एक्सरे इज ऑल्सो मैंडेटरी बिकॉज हीमोथोरिक्स का पेशेंट है या उसको प्लूरल डिफ्यूजन का पेशेंट है, तो उन पेशेंट के अंदर हम लोग जो है वो वाटर सील्ड बॉटल के अंदर से नहीं देख सकते, तो फिर हमें एक्सरे भी चाहिए होता है टू सी द लोकेशन। ठीक हो गया, सो ये थे हमारे पास स्टेप्स। उसके बाद आ जाते हैं जी थोरेकोटमी के टॉपिक के ऊपर। 35 ईयर ओल्ड फीम, थोरेकोटमी चेस्ट ओपन करना, अगर मिड लाइन से करें तो उसको स्टेनोटमी कहेंगे, ठीक है, साइड से करेंगे तो थोरेकोटमी। 35 ईयर ओल्ड फीमेल इज प्लेस्ड ऑन ऑपरेशन टेबल फॉर लेफ्ट पोस्ट्रोलेटरल थोरेकोटमी अंडर जनरल एनेस्थीसिया, योर कंसल्टेंट आस्क्स यू टू मेक द अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ द पेशेंट फॉर ऑपरेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल द पोजीशन यू विल लाइक टू प्लेस द पेशेंट। ठीक है, अभी पोजीशन की बात हो रही है, अभी आगे पिक्चर भी आएगी। सो स्टेप्स क्या क्या हैं, टर्न पेशेंट टू लैटरल अफेक्टेड साइड अप, जो भी अफेक्टेड साइड है, आपने हीमोथोरिक्स के लिए चेस्ट अप करना है तो आपने देखना है राइट साइड पे हीमोथोरिक्स है, लेफ्ट साइड पे, अगर राइट साइड पे तो राइट साइड ऊपर होनी चाहिए और लेफ्ट साइड नीचे होनी चाहिए एंड वाइस वर्सा। इस तरह इस पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है, लैटरली फ्लेक्स लेग्स एट हिप एंड नी जॉइंट, कीप पिलो बिटवीन बोथ लेग्स, दोनों लेग्स को यानी नी को चेस्ट के साथ लगा देना है और पिलो रख देना है दोनों लेग्स के दरमियान में। प्लेस पेशेंट्स हिप बिलो ब्रेक पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग टेबल टू अलाउ ओपनिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस एज टेबल इज एंगुलेटेड, ये चीज़ इधर डायग्राम से देखें कि आपने जो पेशेंट का क्या है हिप जॉइंट, वो आपने जहाँ से ये जो टेबल होगी ना ये ऐसी होगी, देखें जैसे ये मुड़ी हुई ना ये ऐसी टेबल होगी, और आपने पेशेंट के इस हिप जॉइंट को इस लेवल पे रखना है ताकि जब आप टेबल को एंगुलेट करें ना तो वो खुल जाए, जो और यहाँ से इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर जब आप इसको नीचे को बेंड करेंगे तो इंटरकोस्टल स्पेसेस थोड़ी वाइडन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जी है सपोर्ट अपर आर्म बाय ब्रैकेट इन अ पोजीशन ऑफ 90 डिग्री और फ्लैक्स इन पोजीशन लोअर आर्म नियर हेड, ये देखें अपर आर्म जो है उसको 90 डिग्री पर इस तरह से रख देना है और नीचे वाले को इस पोजीशन के अंदर रखना है, तो ये आपकी जो है ये पूरी पोजीशन होगी फॉर थोरेकोटमी और इस तरह से आपने यहाँ पर इंसीजन देना है। ठीक है, एंगल ऑफ स्कैपुला के नीचे से स्टार्ट करना है। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ अर्जेंट थोरेकोटमी, जैसे मैंने बताया हीमोथोरिक्स के अंदर देते हैं, कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर देते हैं और मीडियास्टिनम वाइडनिंग एज एन एओर्टिक डिसरप्शन, इन चीज़ों के अंदर हम लोग जो हैं वो देते हैं थोरेकोटमी करते हैं। सर्जिकल एम्फाइसीमा, सर्जिकल एम्फाइसीमा क्या होता है जी,
It is the presence of air in the tissues. It requires a breach of an air containing viscous and communication with soft tissues and the generation of positive pressure to push the air along tissue planes. सर्जिकल एम्फासीमा बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी कोई ऐसा बॉडी के अंदर एरिया जिसके अंदर एयर होती है, अगर वो आपके सॉफ्ट टिश्यू से एक्सपोज हो जाए तो उसके नतीजे में हो जाता है सर्जिकल एम्फासीमा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इसोफेगस के अंदर ऑब्वियसली फूड होता है बट इसके अंदर एयर भी जाती है अलॉन्ग विद फूड। तो अगर इसोफेजियल रप्चर हो जाता है तो वो जो एयर है वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो सकती है और उसके अंदर जो है वो सर्जिकल एम्फासीमा कर सकती है। बस इसके लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद है जी पोस्ट ऑप रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कोई ऑपरेशन हुआ आपका और उसके बाद जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही है। जब हमने आर्टीरियल और वीनस डिसऑर्डर्स पढ़े हमने डीवीटी पढ़ा था। ठीक है, मैंने बताया था डीवीटी की कॉम्प्लिकेशन, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशन, इवन लाइफ थ्रेटनिंग। सो इसके क्या डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं? हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन सच एज लॉन्ग एयर ट्रेवल, बेड रेस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ एंड सर्जरी और हिस्ट्री ऑफ बोन फ्रैक्चर जिसमें लॉन्ग बेड रिडन होता है पेशेंट। ठीक है, और उसको बेड रिडन से डायरेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होता, बेड रिडन से डीवीटी होता है और डीवीटी का जो एम्बोलिज्म होता है ना, थ्रोम्बस होता है, वो फिर डिसलॉज होता है एम्बोलिस की फॉर्म में और वो जाकर फिर आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर रुक जाता है, अटक जाता है और उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है, इसमें पीएच बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कम हो जाता है। सो ये इसके फीचर्स हैं। अब हम आ जाते हैं सिनेरियो की तरफ, बस ये लास्ट टॉपिक है। 75-year gentleman sustains fracture of neck of femur and awaiting surgery in orthopedic ward. 2 days after his hospitalization, he suddenly develops profuse sweating, central chest pain and breathlessness. Typical history है उसी चीज़ की। अगर आपसे वो डायग्नोसिस पूछते हैं इसका तो आप डीवीटी भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली डीवीटी ही लिखेंगे, मोस्ट कॉमन इज़ अ डीवीटी। पल्स उसकी ज़्यादा है, रेगुलर है, ब्लड प्रेशर उसका बहुत कम है विद साइनोसिस, जेवीपी एलिवेटेड है, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव। सो अगर आपसे मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस पूछेंगे तो डीवीटी होगा। उसके अलावा साथ में एक्यूट मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी के साथ ना अगर आपका कन्फ्यूजन हो रही हो ना तो फिर आप ब्रैकेट में लिख दें पल्मोनरी एम्बोलिज्म ड्यू टू डीवीटी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर और एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकती है। What 5 investigations should be immediately undertaken to reach the diagnosis? इसमें डी डायमर्स हम कराते हैं, चूँकि क्लॉट होता है ना, थ्रोम्बस होता है, वो डिसलॉज हुआ है। उसके अलावा ईसीजी कराएंगे, एबीजीज कराएंगे ताकि जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रहा है उसको हम कर लें। ठीक है, और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ लेग, वेन्स, चेस्ट एक्सरे, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सो इसके अंदर चूँकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर देखना होता है तो इसलिए हम सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं टू सी द एम्बुलस। उसके बाद है 5 इमीडिएट मैनेजमेंट स्टेप्स किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर, इवन चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर, चेस्ट डिजीज़ के अंदर, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड है, पेशेंट डिस्निक है, आपने उसको ऑक्सीजन लाजमी देनी है, फ्लूइड रिससिटेशन करनी है। ठीक है, और पेन किलर्स देने हैं अगर उसको पेन है। ठीक है, ये हर चीज़ की इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पेशेंट्स को क्योंकि सवियर पेन होता है हम ओपियोइड्स देते हैं। उसके अलावा कार्डिक मसाज और थ्रोम्बस एम्बोलिज्म है तो एंटीकोएगुलेंट्स देंगे, एंटी प्लेटलेट थेरेपी देंगे, हम लोग थ्रोम्बोलिटिक्स दे सकते हैं। तो ये सारी ड्रग्स आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा हो गया जी एम्बोलिज्म वाला टॉपिक। डायफ्रेगमेटिक रप्चर इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और लंग इंजरीज में पल्मोनरी कंट्यूजन, सॉफ्ट टिश्यू पर जो ब्रूज होता है ना, जैसे हमारी स्किन के ऊपर कोई इंजरी हो तो ब्रूज बन जाता है ना, सॉफ्ट टिश्यू पर अगर ब्रूज बने तो उसे हम कंट्यूजन कहते हैं। तो लंग पर अगर कोई फोर्सफुल ब्लंट इंजरी हुई है और फ्रैक्चर वगैरह ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है लंग पर कंट्यूजन आ जाए, उसको ब्रूज हो जाए। सो इसमें ऐसा होता है, पल्मोनरी कंट्यूजन हो जाती है समटाइम्स। इवन अगर फ्रैक्चर भी फिजिकली हुआ है तो वो जो रिब का ब्रोकन सेगमेंट है वो आपके लंग को इंजर कर सकता है, कंट्यूजन कॉज कर सकता है। ठीक है, सो इसको हम कंट्यूजन कहते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है वो सीटी स्कैन करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, तो सी एक्सरे पे भी नज़र आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी प्रेजेंटेशन पेशेंट डिस्निक हो सकता है, पेन के साथ आएगा, हिमोप्टिसिस के साथ आ सकता है। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। और येस, क्योंकि इसमें इसमें फिर आपको थोरेकोटमी करनी पड़ती है, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी पड़ती है और उसकी फ्लूइड रिससिटेशन और टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर सर्जरी। ब्लॉक 9 के जितने भी सर्जरी के टॉपिक्स थे, मेडिसिन के टॉपिक्स थे, वी आर डन विद देम। सो अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। माइनर्स की फ्रॉम ब्लॉक 1 टिल ब्लॉक जो अभी तक जितना भी आया है सारी वीडियोस अवेलेबल हैं फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए भी इंशाल्लाह दे विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर, चूँकि अभी आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस आ रहा है। ठीक है,
सो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने जूनियर्स को सजेस्ट किया करें। और ऑस्पी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, पैथोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की, फोरेंसिक की, हर ब्लॉक की, और उसके साथ साथ फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए बायोकेम, फिजियो, एनाटमी, एवरीथिंग। और उसके अलावा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स भी हैं जो मैंने कवर किए हुए हैं, सो यू कैन लिसन टू देम एज वेल। और ये प्ले लिस्ट सेक्शन में हर चीज़ की प्ले लिस्ट अवेलेबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।